Hello, class 8th. Today we will do chapter 5 of history and this is crafts and industries. तो चलिए देखते हैं crafts और industries में क्या है. इंडस्ट्रीज़ इन द प्री ब्रिटिश पीरियड, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी, कैसी थी. बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया प्रोड्यूस्ड फाइन क्वालिटी कॉटन, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऑन अ लार्ज स्केल. तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा खासा था. कॉटन के, सिल्क के और प्रीशियस स्टोन्स की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ अच्छी खासी रन कर रही थी. प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर हो रहा था. These goods had a great demand in the western markets. Under the patronage of the rulers, a large variety of goods were produced in the royal कारखानास और workshops. हमारा जो हम हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, जो हाथों की कारीगरी से चीज़ें बनती थी, वो बाहर बहुत फेमस थी, वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत फेमस थी. और इनको जो बढ़ावा दिया वो रूलर्स ने भी दिया था. उस समय के जो राजा महाराजा थे, जो मुग़ल रूलर्स थे, उन्होंने भी जो हैंडीक्राफ्ट था उसको काफ़ी सराहना की थी, उसकी काफ़ी उसको एनकरेज किया था. और रॉयल कारखानाज में इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था. द यूरोपियन ट्रेडर्स मेड अ ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग इंडियन गुड्स इन द यूरोपियन मार्केट्स. तो यूरोपियन ट्रेडर्स भी ट्रेड करते थे और यूरोपियन मार्केट्स में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की, हाथों से बनी चीज़ों की बहुत अच्छी डिमांड थी और काफ़ी ट्रेड इन चीज़ों से हुआ करता था उस समय पर. European powers such as the British, the French and the Portuguese fought with each other to establish their monopoly over the lucrative trade with India. However, the situation changed after the Industrial Revolution in Britain. तो देखो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ थी, अच्छा कॉटन था, गुड क्वालिटी का सिल्क हमारे यहाँ होता था, बहुत ही कीमती पत्थर हमारे यहाँ मिलते थे. तो इन सब का ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था. और इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि फ्रेंच भी आए, पोर्टुगीज़ भी आए, ब्रिटिशर्स भी रहे और इन लोगों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी रहीं यहाँ की मोनोपोली हासिल करने के लिए, यहाँ पर कंट्रोल पाने के लिए. पर बहुत कुछ चेंज हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जो कि ब्रिटेन में आया. तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या. The Industrial Revolution in Britain saw the establishment of various industries in Britain and the large-scale production of factory-made goods. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया ब्रिटेन में, और जितनी भी चीज़ें थीं उनको हाथों से बनाने की बजाय अब फैक्ट्री से बनाने लगे. फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें थीं उनसे बनाने लगे. टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आज भी अगर हम देखें तो टेक्सटाइल और आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ अगर नहीं होंगी तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, डैम्स कैसे बनेंगे, पुल कैसे बनेंगे, इवन छोटे जो हमारे बर्तन तक होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो भी स्टील के बने होते हैं. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का. Britain now needed to find markets for the factory-made products. Thus, the fundamental nature of trade between Britain and India changed. From being a major exporter, India turned into a major importer. अब ये लोग फैक्ट्रीज़ में ब्रिटेन में सामान बनाने लगे. कच्चा माल हमारे यहाँ से ही जाता था, वहाँ पर बनता था, अब उन्हें वो सामान बेचना था. अब इन्होंने क्या किया कि बेचा भी हमारे ही देश में आकर. तो अब हम लोग एक्सपोर्टर भी हो गए थे और इम्पोर्टर भी हो गए थे, यानी कच्चा माल भेजते थे और बना हुआ माल यहाँ पर आता था और इंडियन मार्केट्स में उनको बेचा जाता था. इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड मार्केट. इन द वर्ल्ड मार्केट इंडियन टेक्सटाइल्स वर नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड फाइन क्राफ्ट्समैनशिप. तो देखो हमारी जो सबसे खासियत थी, उस समय की खास बात थी कि जो क्राफ्ट्स जो हम बनाते थे, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, जो कारीगरी होती थी, वो कारीगरी कहीं और नहीं मिलती थी. तो हमारा अच्छा खासा नाम था उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी के लिए. इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो टू सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया. लखनऊ, आगरा, बनारस, अहमदाबाद, मुल्तान, ढाका एंड सूरत वर मेजर सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया. In Britain, calico and muslin were in huge demand. From the 16th century, the European traders took Indian textiles to the European markets, where they became very popular. तो हमारे यहाँ का
जो कैलिको था और जो मुस्लिन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, अच्छा खासा डिमांड में था ब्रिटेन के अंदर, तो इन्होंने वो भी वहाँ पर जाकर बेचना शुरू कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स बॉट इंडियन टेक्सटाइल्स एट अ वेरी लो प्राइस एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग दैम इन द यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स में उनको बेचा, पर बहुत ही कम दामों पे उनको बेचा गया और बहुत बड़ा प्रॉफिट उनसे कमाया गया। जब यहाँ से उन्होंने लो प्राइस पर ख़रीदा, वहाँ पर भी उन्होंने उसको, वहाँ पर उन्होंने जाकर उसको हाई प्राइस में बेच दिया, तो यहाँ के लोगों को तो पैसा कम मिला, जो जिन लोगों ने मेहनत की, जिन्होंने सारी कारीगरी करी, उन्हें पैसा कम मिला, पर बीच का प्रॉफिट ब्रिटिशर्स खा गए। However, post-industrial revolution, the English textile industry demanded a ban on the import of Indian textiles. पर जैसे ही वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था उसको बंद कर दिया गया, यानी कि इंडस्ट्री जो इंडियन टेक्सटाइल की जो सामान था उस पर बैन लगा दिया गया। कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनर्स, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द कैलिको एक्ट इन 1720 which banned the use of printed cotton textile in England। देखो कितनी होशियारी से उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ का जो सामान था, जिसको वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में ले जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ अपनी फैक्ट्रीज़ में उसमें सामान बनाते थे, ठीक है। यहाँ से कच्चा माल ले गए, ब्रिटेन में जाकर उसको इंडस्ट्रीज़ में बना लिया, गुड्स बना लिए, अपना सामान बना लिया, और यहाँ के सामान को वहाँ पर नहीं बेचने की परमिशन थी। यहाँ के सामान को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई, इंडिया का सामान वहाँ कोई नहीं बेचेगा, जबकि इंडिया से ही माल जा रहा है, सारा कच्चा माल जा रहा है, पर वहाँ पर बनने के बाद जो ब्रिटेन के लोग हैं वो अपनी ही टेक्सटाइल का जो सामान है उसको खरीदेंगे, अपनी ही टेक्सटाइल के कपड़े वहाँ पर पहने जाएंगे। The focus shifted to importing raw materials from India and exporting machine goods to the Indian market. The goods coming from England were free of custom duties. Devoid of any protective laws, the Indian textile industry suffered huge losses. Loss हुआ, देखो लॉस क्यों हुआ, आप ये मान के चलिए फार्मर्स हैं, यहाँ पर कॉटन उगा रहे हैं, सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारा का सारा कच्चा सिल्क, सारा का सारा कॉटन ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन, और पैसा भी नहीं देते थे, वो बहुत ही सस्ते दामों पे यहाँ से ख़रीद लेते थे, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी टेक्सटाइल में सामान बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ, इस टी शर्ट की बात कर लेती हूँ, ठीक है, जो मैंने पहनी हुई है, तो इस ये टी शर्ट कॉटन की बनी हुई है, ओके। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कॉटन यहाँ से ले गए, वहाँ पे जाके ब्रिटेन में जाकर ये टी शर्ट तैयार कर ली, ये शर्ट तैयार कर ली, उसके बाद इस शर्ट को वहीं के लोग पहनते थे, इसके अलावा इंडिया का जो सामान था वहाँ के लोग नहीं पहनते थे, और इससे भी ज़्यादा जो ब्रूटल कंडीशन उन्होंने कर दी कि ये टी शर्ट जो हमारे ही सामान से बनी हुई है, ये हमें महंगे दामों में यहीं से ख़रीदनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हुआ, सामान भी हमारा और ख़रीदना भी हमें पड़ रहा है। अब ये महंगी तो थी, पर उससे महंगी नहीं थी जो यहाँ के लोग टेक्सटाइल में बना रहे थे, उतनी महंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए कच्चा माल कम था, कच्चा माल कम था तो अपने आप ही महंगाई होगी, जब महंगाई होगी तो इंडिया की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और ब्रिटेन से जो चीज़ें आ रही हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना जो हमारे यहाँ से माल ले जाते थे, वहाँ पर बनाते थे, उसको वापस लाकर इंडियन मार्केट्स में ही बेचते थे। The Charter Act of 1813 opened the Indian market to non-East India Company traders as well. So more and more machine made entered the Indian markets. Charter Act और आ गया, जिसके अंदर जो ब्रिटेन के लोग थे वो अपना सामान इंडियन मार्केट में बिना कस्टम ड्यूटी के बेच सकते थे, कोई लिमिट नहीं थी अपना सामान बेचने की। जब वहाँ से सामान आएगा तो थोड़ा सा सस्ता होगा यहाँ के सामान से, और यहाँ के जो मार्केट्स थे वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए। यहाँ का जो इंडियन मार्केट था वो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ। The British devised a systematic strategy to drain India's wealth. The nationalist leader Dadabhai Naoroji was the first to point out how the Indian wealth was being drained off to Britain without any returns. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि वेल्थ, हमारे पैसे का यहाँ से चले जाना, हमारे हिंदुस्तान से पूरा का पूरा पैसा जा रहा था, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये सब किया था कि हमारे यहाँ से जो पैसा जा रहा था वो वापस नहीं आने वाला था। और दादा भाई नरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है,
और हमारा जो इंडिया का पैसा है वो ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है. He believed that the British oppressive policies drained the wealth of India and led to the impoverishment of the Indian industries. The theory of economic drain indicated the exploitative character of the British rule. अब आप इतने से तो समझ ही गए होंगे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से बर्बाद हो गई. तो जैसे आज चाइना का माल खरीदने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर चाइना का सामान हम ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा है वो चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है. जबकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो इंडिया के लोग बना रहे हैं, हम उनको नहीं खरीद रहे हैं. ये चीज़ ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हुई थी कि ब्रिटेन से आया हुआ सामान खरीदा जा रहा था और इंडियन जो सामान था उसको नहीं खरीदा जा रहा था, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी. Now let's talk about industrial growth in the 20th century. Due to the efforts of some visionaries, Indian industries witnessed a slow revival in the second half of the 19th century. कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों को समझ रहे थे, उन्हें पता था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बर्बाद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं. इसीलिए उन्होंने कुछ एफ़र्ट्स डाले और जिन एफ़र्ट्स की वजह से सेकेंड हाफ में 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज़ हमारी रिवाइव करने लगी, थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी. मेनली 2 kinds of industries developed, plantation industries and machine based industries. So first we'll talk about plantation industries. Vast stretches of land on which crops such as tea, coffee and rubber were grown were known as plantations. तो जब हम प्लांट्स लगाते हैं, क्रॉप उगाते हैं, टी की, कॉफ़ी की, रबर की, तो ये उस समय के प्लांटेशन में आती थी. There was a huge demand for these goods in the European markets, which gave an impetus to the plantation industry. तो हमारे यहाँ की जो टी, कॉफ़ी और रबर थी, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में और इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता था. However, most of these plantations were owned by the British. तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ज़मीनें थीं वो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी फार्मर से, और टी कॉफ़ी के लिए भी उन्होंने ज़मीनें हथिया ली थीं. इसके अलावा जिन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं दी उन्हें फोर्स किया गया कि वो भी अपनी ज़मीनों पर टी या कॉफ़ी ही ग्रो करेंगे, या तो रेवेन्यू देंगे या फिर अपनी क्रॉप्स देंगे. तो प्रॉफिट मिल सकता था पर बहुत ही कम मिल सकता था, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया था जिसमें टी, कॉफ़ी, रबर उगाई जा सकती थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर था. द लेबरर्स हु वर्कड इन दीज प्लांटेशंस वर सब्जेक्टेड टू मच ऑपरेशंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड tea plantations were established in various parts of Assam, Bengal and South India. Several coffee plantations were also set up in different parts of India. तो नए नए बागान लगाए गए चाय के, कॉफ़ी के, नए नए असम में, बंगाल में और साउथ इंडिया में. नाउ मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. तो ये तो हो गई प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़. अब हम बात करेंगे मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, बॉम्बे emerged as an important trading center. तो देखो शुरुआत से ही बॉम्बे एक इम्पॉर्टेंट साइट थी, इम्पॉर्टेंट जगह थी ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए. हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वाला एरिया कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ लगाई. किसी ने अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. तो हमारा जो बॉम्बे है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है एज अ ट्रेडिंग सेंटर. The first cotton mill was established in Bombay in 1854. By 1900, around 84 mills started operating from Bombay. तो 1900 तक कम से कम 84 मिल्स थी जो कि मुंबई से ऑपरेट कर रही थी. Most of these mills were owned by Parsi and Gujarati businessmen who earned money by trading with China. इनका काम था ट्रेड करना चाइना से, और गुजराती पारसी बिजनेसमैन थे उस समय के जिन्होंने थोड़ा बहुत रिवाइवल करने की कोशिश की थी चीज़ों को. In 1861, a cotton mill was established in Ahmedabad, and in 1862, another cotton mill was set up in Kanpur. These cotton mills created a huge demand for jobs. जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, तो आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, जॉब तो लगेगी ही. People from villages flooded to the cities to work in these mills. लोग बाग अपने गांव छोड़कर आ गए शहरों की तरफ इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए.
In the initial years, Indian textile industry faced many challenges. In most of the countries, the infant industry was protected by the government by imposing heavy import duties. तो इस शुरुआत में जो चैलेंजेस आए वो काफ़ी थे इंडस्ट्रीज़ के सामने, क्योंकि सपोर्ट था नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उस समय ब्रिटिशर्स की थी, कोई सपोर्ट नहीं था। हैवी ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी उन्हें, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। जो रॉ मटेरियल था वो महंगे में मिलता था। ज़मीन उनके पास कम थी खुद का रॉ मटेरियल ग्रो करने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस समय लोगों के सामने आए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया रिफ्यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री। और उस समय इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद होते हुए ब्रिटिशर्स देखना चाहते थे, इंडियन इंडस्ट्री को। इसीलिए उन्होंने जो थोड़ा बहुत कोशिश भी कर रही थी ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, उनको भी बिल्कुल प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, किसी भी तरीके की राहत देने से मना कर दिया, किसी भी तरीके से टैक्स में छूट देने के लिए मना कर दिया। The most important phase in the growth of the Indian industry came during the First World War, when the imports from Britain declined, and the colonial government encouraged the Indian industry to produce the materials which they needed in war. पर कभी ना कभी तो दिन आने थे इंडिया के, और वो दिन आए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था वहाँ से जो एक्सपोर्ट होना था, जो सामान आना था, जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, उससे बनकर जो सामान इंपोर्ट होता था वो बहुत कम हो गया। ठीक है, और जब सामान की कमी होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इंडियन इंडस्ट्रीज से ही सामान को की भरपाई की जाए। तो उस समय पे इन्होंने जो यहाँ की जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको एनकरेज किया ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने के लिए, जिससे कि वॉर में जो यूज़ हो रहा है वो सामान बन पाए। इसके अलावा जो सामान उनको जो कम पड़ रहा है ब्रिटेन में बनाने के लिए, वो भी उसकी भी जो भरपाई है वो यहाँ से हो पाए। तो जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी ज़रूरतों को, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देना शुरू किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। रिमार्केबल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। उस समय मेटलर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम हुआ। द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बियर्स टेस्टिमनी टू द ब्रिलियंट क्राफ्ट्समैनशिप। द हार्ड एंड शार्प एज ऑफ द स्वॉर्ड कुड टीयर अपार्ट मेटल आर्मर्स। हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया वॉज यूज फॉर मेकिंग दिस स्वॉर्ड। तो एक तरीके की तलवार बनाई जाती थी। वो तलवार इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो कि लोहे को भी, मेटल को भी चीर सकती थी। तो ये बनती थी हाई कार्बन स्टील से, जिसको वुड्स बोलते हैं। वुड्स नाम का जो मटेरियल था वो यूज़ होता था इस तलवार को बनाने के लिए, और ये होता था साउथ इंडिया में। ये जो वुड्स था ये साउथ इंडिया में मिलता था। डिक्लाइन इन आयरन स्मेल्टिंग। सो डिक्लाइन इन आयरन स्मेल्टिंग। आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज वेरी कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। आयरन स्मेल्टिंग बहुत कॉमन था 19th सेंचुरी के ख़त्म होने तक। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया हैड स्मेल्टर्स हु यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर्स टू प्रोड्यूस यूटेंसिल्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज़। ये उस सब जो आयरन, जो आसपास आयरन का ओर मिलता था उसमें से आयरन लेकर उसको पिघलाकर यूटेंसिल्स और टूल्स बनाया करते थे। However, implementation of the colonial forest laws drastically affected the business of iron smelting. पर जैसे जैसे उनके अंडर चीज़ें जाती गई, ब्रिटिशर्स के अंडर चीज़ें जाती गई, तो फॉरेस्ट लॉज भी उन्होंने, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अप्लाई कर दिए थे, इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ा। द आयरन स्मेल्टर्स कुड नॉट कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट which they used as charcoal to start their furnaces. तो आयरन, जो आयरन पिघलाते थे उसके लिए इन्हें लकड़ी चाहिए होती थी, गर्म लकड़ी, कोयला बनाने के लिए। तो वो लकड़ी इन्हें नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ये वो लकड़ियाँ लेते थे फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट में ब्रिटिशर्स का रूल इम्प्लीमेंट हो चुका था। They could not extract ores after the implementation of the forest laws. इसके अलावा वो ओर से आयरन भी नहीं निकाल सकते थे, उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट थे वो सब ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे, और उन फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को यूज़ करने का पूरा अधिकार भी ब्रिटिशर्स के पास ही था। In some areas, the iron smelters were permitted to collect wood and extract iron ores.
हालांकि कुछ एरिया में उनको परमिशन थी कि वहाँ से वो आयरन ओर्स को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर सकते हैं। बट द हैवी ड्यूटी ऑन फर्नेस डिस्करेज्ड देम एंड दिस रिड्यूस्ड देयर इनकम टू अ लार्ज एक्सटेंट। पर अगर उन्हें ये चीज़ें चाहिए तो उन्हें हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें रेवेन्यू देना पड़ेगा, और जब वो बेचारे रेवेन्यू देंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, तो उनकी इनकम पर काफ़ी असर पड़ा इस चीज़ से। By the middle of the 19th century, the colonial government started importing iron and steel from Britain. Now, iron smiths use imported iron to produce materials for daily use. जब यहाँ का तो सारा चला गया ब्रिटिशर्स के पास, अब ये सोच के देखो कैसी कंडीशन थी कि हमारे ही देश के रिसोर्सेज बाहर जा रही थी, पर हमारे ही लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब सामान तो बनना है, तो कहाँ से आ रहा था सारा का सारा आयरन और स्टील? ब्रिटेन से। नाउ आयरन स्मिथ्स यूज इम्पोर्टेड आयरन टू प्रोड्यूस मटेरियल्स फॉर डेली यूज़। तो जो इम्पोर्ट करते थे ये लोग आयरन, अब जो आयरन स्मिथ थे, जो लोहार थे, वो इम्पोर्ट किए हुए यानी ब्रिटेन से आए हुए लोहे को यूज़ करते थे सामान बनाने के लिए। By the beginning of the 20th century, ironsmiths faced new challenge in the form of competition, which came from the iron and steel industries established in India. जो छोटे मोटे लोहार थे, जो आयरन और स्टील का काम करते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला उन्हें यहाँ पर इंडिया से ही मिल गया कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी आयरन और स्टील की। Now Tata Iron and Steel Industry. The Tata Iron and Steel Company was set up in 1907 on the banks of the Subarnarekha River at a place called Sakchi, later renamed as Jamshedpur. तो जमशेदपुर में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की शुरुआत हुई। This factory started production in the year 1912. During the First World War, Tata Iron and Steel Company received a demand from the British government to help with the development of the Indian railways and to produce war materials. तो वॉर मटेरियल बनाने के लिए टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ से सामान लिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सामान तो ब्रिटेन के लोगों को चाहिए था, इसके लिए इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से टाई अप किया। यहाँ से सामान जाने लगा ब्रिटेन के अंदर, वॉर के अंदर जो सामान यूज़ होता था वो भी यहाँ से जाने लगा। In 1919, the colonial government brought up to 90% of the total steel produced by TISCO. Gradually, the industrial class in India became very prominent. Eventually, they played a very important role in the freedom struggle. तो इंडस्ट्रियल क्लास ने उस समय जो इनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको सामान दे रही थी, बाद में इस इंडस्ट्रियल क्लास ने बहुत मदद की हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारी आज़ादी की लड़ाई में, जो चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ केस स्टडी ऑफ टेक्सटाइल्स। ओके, सो केस स्टडी है ये। इंडियन वीवर्स वर नोन फॉर देयर स्किल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। यहाँ के जो वीवर्स थे, जो कपड़ा बनाते थे, यहाँ के लोग बहुत फेमस थे अपने स्किल के लिए और क्वालिटी के लिए, अपने काम बहुत अच्छे से करते थे। इवन इंडिया की जो आज भी कारीगरी है वो बाहर के मार्केट्स में काफ़ी फेमस है। दे यूज्ड द स्पिनिंग व्हील एंड लूम टू वीव क्लोथ। वीवर्स लिव्ड इन क्लोज निट कम्युनिटीज़। तो जो वीवर्स हैं ना, ये बड़े ही सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, इनके पूरे के पूरे ग्रुप्स होते हैं। There were villages where a large number of weavers would reside. पूरे के पूरे गांव में ये लोग बसते हैं, पूरा का पूरा गांव बसा लेते हैं और उस गांव में सब लोग वीवर्स होते हैं और काम करते हैं। These villages were regularly visited by merchants who would buy their final product. और जो मर्चेंट्स होते हैं, जो इनका सामान खरीदते हैं, उनको पता होता है कि इस गांव में इनको बहुत वैरायटी मिल सकती है, यहाँ पर सारे ही वीवर्स हैं, सभी ये काम करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए अक्सर करके जो मर्चेंट्स हैं वो ऐसे विलेजेस में जाते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो, मैडर एंड टर्मरिक वर यूज्ड टू डाई क्लोथ। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, द वीवर्स कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्री कॉलोनियल इकोनॉमी। Indian weavers were highly skilled and specialized in their crafts. They provided stiff competition to the European manufacturers. अपने हाथ की कारीगरी से, अपनी इतनी सुंदर कारीगरी से ये लोग यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को अच्छी खासी टक्कर दिया करते थे इंटरनेशनल मार्केट में।
However, the Industrial Revolution proved to be fruitful only for the British, while the Indian textile industry suffered a great loss. पर Industrial Revolution फ़ायदेमंद साबित हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटेन के लिए, ना कि इंडिया के लिए. इंडिया के वीवर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से. Once the British established themselves as a colonial power in India, they monopolized the Indian market, simultaneously weeding out the other trading companies such as the French and Portuguese. तो पूरी तरीके से उन्होंने इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया था. फ्रेंच को हटा दिया, पोर्टुगीज़ को हरा दिया. अब सारा का सारा कंट्रोल कहाँ चला गया? ब्रिटिशर्स के पास चला गया. The British rules and regulations destroyed the Indian textile industry. The weavers were the major victims of the decline of the textile industry. However, the handloom industry in India was not completely ruined. तो जो मेजर विक्टिम्स थे वो उस समय के टेक्सटाइल इंडस्ट्री साबित हुई. बहुत ज़्यादा लॉस हुआ लोगों को, बहुत ही ज़्यादा हुआ, पर कम्प्लीटली रुइन होने से हैंडलूम इंडस्ट्रीज थोड़ा सा बच गई. The intricate designs and patterns which were made on the clothes could not be produced in the British factories. अब कारीगरी कहाँ से लाते? ब्रिटिशर्स बना ज़रूर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में, पर वो कारीगरी कहाँ से लाते जो हमारे यहाँ के लोग अपने हाथों से बनाते थे? वो नहीं ला पा रहे थे. For the poor people, the British factories could not produce the coarse cloth. Sholapur in western India and Madurai in South India emerged as the new centers of handloom industries. Most of the Indian weavers and craftsmen were forced to abandon their means of livelihood and go back to agriculture to work as agricultural laborers. बहुत सारे लोगों को अपना खानदानी काम छोड़ना पड़ा. आपको पता है ये वाला काम खानदानी हुआ करता था. जो वीवर्स होते थे उनकी जनरेशन से जनरेशन्स इसी काम में लगी रहती थी, कारीगरी में लगी रहती थी. पर जिस तरीके से लॉस हो रहा था उन लोगों को, खड़े नहीं हो पा रहे थे अपने पैरों पर. इंडस्ट्रीज़ जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ से सामान आ रहा था उसके सामने कैसे भी अपना सामान को नहीं बेच पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा अपना खानदानी काम छोड़ने पर और फील्ड में जाकर लेबर्स की तरह काम करने पर. The increased pressure on land further contributed to the poverty of the country. अब एग्रीकल्चर भी कोई कितना करता? एग्रीकल्चर की हालत तो पहले से ही ब्रिटिशर्स ने ख़राब कर दी थी. जो भी उगता था उसका रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो कर्जा लेना पड़ता था. कर्जा भी नहीं दे पाते तो उनके हाथों से ज़मीन चली जाती. तो पहले ही लोग परेशान थे, फार्मर्स परेशान थे. उस पर भी जो लोग काम कर रहे थे वो भी अपना काम छोड़कर एग्रीकल्चर की तरफ आ गए. तो इससे और ज़्यादा गरीबी बढ़ गई. Some weavers and craftsmen went to the work in the plantations of Africa and South America. Many flourishing Indian cities which were once center of textile production declined. This process is known as de-urbanization. लोग उन जगहों को छोड़कर चले गए जहाँ पे वो रहते थे, अपना काम करते थे, क्योंकि अब उन्हें वहाँ जाना था जहाँ पर उन्हें काम मिल रहा था. जैसे कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, वो वहाँ के प्लांटेशंस में काम करने के लिए चले गए, अपनी अपनी सिटीज़, अपने अपने टाउन्स, अपने अपने गाँव को छोड़कर. और इसको बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन. The British wanted India to become a supplier of raw material to feed their industries and be a ready market for selling the finished goods brought from England. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे, और जो चाह रहे थे वो उस काम को कर भी रहे थे कि इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे, उसके बाद ब्रिटेन की इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल यूज़ हो, सामान बने, और वो सामान दोबारा इंडिया में आकर बेचा जा सके. As a result, the indigenous industries were in ruins and once flourishing economy was in shambles. तो एक तरफ जहाँ हम लोग बढ़ रहे थे, प्रोस्पेरिटी आ सकती थी, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर दिया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया. तो आगे पढ़ेंगे और क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने. की टर्म्स करने हैं आप लोगों को, इसके अलावा ये राउंड अप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. And in the next class, we'll discuss about the question answers as well as the exercises of this chapter. Till then, bye.